प्रिय मित्रों, नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। प्रिय मित्रों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग जो है भारतीय भूगोल यानी कि इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब हम लोग जो है अब हमारा आज का अध्याय होगा जलवायु यानी क्लाइमेट। फिर इसके बाद हम जो है जलवायु का वर्गीकरण या जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो आइए समय ना गवाते हुए हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जलवायु के बारे में समझते हैं। जलवायु जो है किसी भी देश के लिए महत्वपूर्ण या किसी भी देश क्या है संपूर्ण पृथ्वी को प्रभावित करता है, ठीक है। इससे आज पूरा विश्व जो है जलवायु परिवर्तन से प्रभावित है। आप लोग आए दिन खबरों में ये बातें सुनते होंगे। तो हम लोग जो है आइए धीरे धीरे जो है जलवायु के बारे में समझने का प्रयास करते हैं कि जलवायु क्या है, ठीक है। इसको कौन कौन से कारक प्रभावित करने वाले होते हैं, ठीक। तो फिर हम लोग जो है जलवायु के बारे में आइए जानने का प्रयास करें। तो जलवायु जो है ये ये जो है एक दीर्घकालिक मौसमी दशाएं होती हैं, ठीक है। दीर्घकालिक मौसमी दशाओं का मतलब है यहाँ वर्षा, तापमान और पवन की दिशा का काफी प्रभाव रहता है। और इसके विपरीत आप देखेंगे मौसम जो होता है वो अल्पकालिक मौसमी घटनाएं होती हैं, ठीक है। तो इसका हम लोग आइए देखते हैं। इसके बाद जो है इसको समझते चलेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर किसी देश या स्थल खंड, किसी देश या स्थल खंड में लंबे समय तापमान, वर्षा, वायुमंडलीय दबाव वायुमंडलीय दबाव तथा पवनों की गति व दिशा दिशा के अंतर्गत अध्ययन जलवायु विज्ञान जलवायु विज्ञान कहलाती कहलाता, ठीक है। तथा तथा इन दशाओं को जलवायु कहते, ठीक है। तो ये इसकी परिभाषा रही है। तो इस परिभाषा को आप लोगों ने जो है समझ लिया है। तो देखिए, किसी देश या स्थल खंड में लंबे समय समय कैसा है, दीर्घकालिक है, लंबा समय है, ठीक है। लंबे समय में तापमान, वर्षा, वायुमंडलीय दबाव तथा पवनों की गति व दिशा के अंतर्गत जो हमें अध्ययन किया जाता है ये जलवायु विज्ञान या क्लाइमेटोलॉजी कहलाता है, ठीक है। तथा इन दशाओं को क्या कहा जाता है, तो जलवायु कहा जाता है। जलवायु का मतलब ये हुआ कि दीर्घकालिक समय, ठीक है। दीर्घकालिक का मतलब होता है कि इसकी घटना जो घटती है ये लगभग मान के चलिए 30 वर्ष से अधिक समय लगता है, ठीक है। इस पॉइंट को भी नोट कर सकते हैं कि इसमें जो है परिवर्तन जलवायु में परिवर्तन
30 वर्ष या इससे अधिक समय होता है। जलवायु में परिवर्तन अगर होना है तो वो 30 वर्ष या इससे अधिक का समय हो सकता है। ठीक है, इससे ज्यादा समय लगेगा। तो अगर ये तो दीर्घकालिक प्रक्रिया है, और अगर कोई जो घटना है, ऋतुओं में परिवर्तन है, तो अगर ये ऋतुओं में परिवर्तन जो है ये अल्पकालिक समय में हो जाए तो उसे को हम मौसम के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मौसम वायुमंडलीय मौसम जो होता है वायुमंडलीय क्षणिक अवस्था है। ठीक है, अगर यहीं पे हम लोग मौसम के बारे में जानेंगे तो मौसम वायुमंडलीय क्षणिक, या इसी को अल्पकालिक बोलते हैं। अल्पकालिक अवस्था या परिवर्तन की अवस्था, क्षणिक परिवर्तन की अवस्था। ठीक है, इस बात को जानते हैं। तो कहने का मतलब है कि जलवायु जो होता है वो वायुमंडल की दीर्घकालिक घटना का परिणाम होता है, और जो हमारा मौसम है वो अल्पकालिक। ठीक है, तो वायुमंडल में कैसी घटनाएं घटती हैं? वायुमंडल में जो है उसके तापमान में वृद्धि हो सकती है, या तापमान में परिवर्तन हो सकता है, वर्षा में परिवर्तन हो सकता है, वायुमंडलीय दबाव में परिवर्तन हो सकता है, या पवनों की गति और उनकी बहने की दिशा में क्या हो सकता है? परिवर्तन हो सकता है। तो अगर इनमें जो है दीर्घकालिक, वायुमंडल की घटना में जो है दीर्घकालिक परिवर्तन आ रहा है, दीर्घकालिक से आशय हमारा ये है कि 30 वर्ष या उससे अधिक वर्षों का समय लग रहा है, तो आप मान के चलिए कि ये जलवायु परिवर्तन के अंतर्गत आएगा। अगर ये अल्पकालिक यानी क्षणिक है, क्षणिक होने का मतलब है यहाँ से यहीं पे आप नोट कर लीजिए, क्षणिक परिवर्तन का मतलब है कि 1 सप्ताह, ठीक है, 1 दिन या 1 घंटा हो सकता है। आपने देखा होगा कि मौसम जो होता है ये मौसम एकाएक बदल जाता है। ठीक है, मौसम जो है क्षणिक होता है, अल्पकालिक होता है, बस थोड़े समय में बदल जाए। अभी आप देखेंगे कि धूप निकला हुआ है, ठीक है, धूप निकला हुआ है, फिर देख रहे हैं कि थोड़ी देर बाद 10-15 मिनट आधा घंटे बाद क्या हो जाएगा? बारिश चालू हो सकता है। या देखेंगे आप जो है कि 2 महीने में जो है मौसम कैसे था? बारिश का मौसम था। अब उसके बाद जो है आप लोग देखेंगे कि इधर ठंडक का मौसम चालू हो जाएगा, गर्मी का मौसम। तो ये सब परिवर्तन आप लोग जो है देखते रहते हैं। ठीक है, ऐसे परिवर्तन होते रहते हैं, तो इनको मौसमी घटनाएं कहते हैं। लेकिन जब जलवायु में परिवर्तन होता है, जलवायु में परिवर्तन होने का मतलब है कि इसका ड्यू जो होता है, इसकी अवधि जो होती है, या अवधि का दौर जो होता है, ये 30 वर्षों से अधिक, 30, 40, 45 वर्षों तक के जो है परिवर्तन इसमें आता है, तो हम कहते हैं कि जलवायु में परिवर्तन हो गया है। ठीक है, और मौसम में परिवर्तन तो ये क्षणिक होता है। क्षणिक का मतलब 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4, 1 घंटे, 2 घंटे में परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से जो है आप समझ गए होंगे। मौसम जो है एक अरबी शब्द है। ठीक है, मौसम जो होता है एक अरबी शब्द है, जिसका अर्थ होता है दिशाओं में परिवर्तन। ठीक, मौसम क्या होता है? तो मौसम जो है एक अरबी शब्द है। मौसम एक अरबी शब्द है।
अरबी शब्द है जिसका अर्थ पवनों की दिशा मौसम के अनुसार उलट जाना ठीक है। तो इसका ये अर्थ होता है कि मौसम एक या मौसम आप या मानसून भी कह सकते हैं। मौसम या मानसून जो होता है एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है पवनों की दिशा मौसम के अनुसार जो है बदल जाना या उलट जाना। ठीक है, तो इसका ये अर्थ है, इसको आप लोग जानते रहिए। यहाँ पर मौसम से बढ़िया रहेगा कि आप मौसम करेंगे, मौसम। ठीक, तो इतना आप लोग जो है इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद जो है हम लोग जो है आगे देखते हैं। अब यहाँ हम लोग फिर इसके बाद देखते हैं कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग जो है ये जलवायु से संबंधित या जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में पढ़ेंगे। बहुत महत्वपूर्ण है कि आपसे जो है परीक्षाओं में इनको प्रभावित करने वाले कारक पूछे जा सकते हैं। तो आइए हम लोग जो है जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में पढ़ते हैं। फिर इसके बाद देखते हैं जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, ये हमारी हेडिंग बनेगी। ठीक है, यहाँ से हम लोग इसको नोट करेंगे। तो जलवायु को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं इसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले जो है स्थिति एवं अक्षांशीय विस्तार, स्थिति एवं अक्षांशीय विस्तार। ठीक है, तो हम सबसे पहले जो है स्थिति एवं अक्षांशीय विस्तार। तो आप देखेंगे कि भारत की स्थिति क्या है, तो आप सबसे पहले यही कहेंगे कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और फिर इसके बाद जो है कर्क रेखा लगभग भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ का तापमान अत्यधिक रहता है। यहाँ का तापमान जो है अत्यधिक रहता है। तो इतना पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए। इसको हम यहाँ आगे ही नोट करते हैं। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित कर्क रेखा लगभग भारत के मध्य भाग से गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा लगभग भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है। इससे इस कारण
यहाँ का तापमान उच्च बना रहता है, बना रहता है, जिसकी वजह से जो है संपूर्ण भारत में उष्ण कटिबंधीय मानसून रहता है। ठीक है, तो भारत में अगर उष्ण कटिबंधीय मानसून पाया जाता है तो इसी यही वजह है। ठीक है, अतः यहाँ पे नोट कर सकते हैं, अतः भारत एक उष्ण कटिबंधीय मानसून वाला देश है। तो कभी ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि भारत कैसा देश है, जलवायु की दृष्टि से कैसा देश है, तो आप कह दीजिएगा कि उष्ण कटिबंधीय मानसून। हमारी जलवायु कैसी है, तो आप कह दीजिएगा कि उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु हमारी है। ठीक है, तो इधर का पॉइंट इतना हो गया। इसके बाद जो है यहाँ हम लोग देखेंगे कि समुद्र से दूरी, हमारी अगली रीडिंग हो जाएगी समुद्र से दूरी। तो हमारे एक पहले इसको पहला कारक लिख सकते हैं, यहाँ दूसरा कारक हम लोग लिख देते हैं, क्लियर रहेगा इससे। तो समुद्र से दूरी, तो आप देखेंगे कि समुद्र से भारत के तीन तरफ जो है जल है। ठीक है, तो इस जल की वजह से प्रायद्वीपीय भारत में समुद्र का प्रभाव रहता है। जबकि अगर इसके उत्तरी भाग में देखेंगे तो वहां पर तीन तरफ से जो है जल से घिरा, सॉरी स्थल भाग से घिरा हुआ है, वहां पर जो है समुद्री प्रभाव नगण्य होता है। बस हमें इधर इतना ही नोट करना है कि इस बात को नोट कर लीजिए इतना। ठीक, प्रायद्वीपीय भारत, अब प्रायद्वीपीय भारत ये कोई नई चीज नहीं है, पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने काफी विधिवत ये बात समझ लिया कि प्रायद्वीपीय क्या चीज होता है। ठीक है, तो प्रायद्वीप का मतलब हम यहाँ बता दे रहे हैं कि प्रायद्वीप का मतलब होता है कि ऐसा स्थलखंड या ऐसा भूभाग जो तीन तरफ से किससे घिरा हो, जल से घिरा हो, उसे हम क्या कहेंगे, प्रायद्वीप कहेंगे। ठीक है, तो आपने देखा, हमने बताया था कि यहाँ पर ये भारत है। ठीक है, इधर अरब सागर है, हिंद महासागर है, और इधर बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, इधर हमने देखा कि बंगाल की खाड़ी है और इधर हिंद महासागर है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इधर जल है, इधर जल है, तो भारत क्या है, एक प्रायद्वीप है। तो इस चीज को हम यहाँ पर जिक्र नहीं करेंगे, आप लोगों को हमने ये बताया है, ये बात आप लोगों को याद रहनी चाहिए। तो प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिम में, प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी मौजूद है, मौजूद। ठीक है, तो यहाँ पर इस वजह से यहाँ पर समुद्री समुद्री प्रभाव रहता है। ठीक है, तो इस वजह से जो है यहाँ पर समुद्री जलवायु पर क्या रहेगा, प्रभाव रहेगा। इस कारण इस भाग पर समुद्री जलवायु का प्रभाव रहता। इसके विपरीत, इसके विपरीत
अब इसके विपरीत का मतलब है कि प्रायद्वीप उत्तर भारत, ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत के बाद जो है उत्तर में देखेंगे तो हम उसे उत्तर भारत कहेंगे। तो उत्तर भारत में उत्तर की तरफ जो है पर्वतीय है, ठीक है। और अगर हम देखेंगे कि उत्तर पूर्व की तरफ भी पर्वतीय है, उत्तर पश्चिम की तरफ भी पर्वतीय क्षेत्र है, तो वहां पर जो है इस समुद्री जलवायु का प्रभाव क्या हो जाएगा, नगण्य रहेगा, ठीक है। तो इसके विपरीत उत्तर भारत, उत्तर भारत में उत्तर पश्चिम की ओर, उत्तर पश्चिम की ओर, उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत, या आप लोग जो है यहाँ पर इसको इस तरीके से नोट कर लीजिए। यहाँ पे ऐसा नोट कर लीजिए आप, तो आप लोग क्या, उत्तर पश्चिम, उत्तर एवं उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व में पर्वतों से घिरा है, पर्वतों से घिरा है। कहने का मतलब ये हुआ कि आप देख रहे हैं कि भारत के उत्तर पश्चिम, ठीक है, उत्तर पश्चिम पूरे उत्तर तरफ और फिर उत्तर पूर्व, ये सभी जो है पर्वतों से घिरा हुआ है। तो अतः यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर जो है समुद्री जलवायु नगण्य रहेगा, ठीक है, समुद्री जलवायु का प्रभाव नगण्य रहता है। अतः यहाँ समुद्री जलवायु का प्रभाव नगण्य रहता है। तो आइए हम इसको फिर से एक बार समझने का प्रयास करते हैं कि समुद्र से दूरी, ठीक है, ये हमारी मीनिंग रहेगी। समुद्र दूसरा एक कारक है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी जो जलवायु होती है प्रभावित होती है, तो समुद्र से दूरी। तो आप जानते हैं कि हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, तो प्रायद्वीपीय भारत के आप पश्चिम में देखेंगे अरब सागर है, आप नीचे देखेंगे हिंद महासागर है, और इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। तो प्रायद्वीपीय भारत में पूरा तो प्रभाव किसका रहेगा, जलवायु, समुद्री जलवायु का प्रभाव रहेगा। लेकिन अब प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर में जब आप लोग जाएंगे तो वहां उत्तरी भारत का पूरा क्षेत्र आ जाएगा। तो आप देखेंगे कि पूरा उत्तरी भारत जो है उत्तर पश्चिम में, उत्तर और उत्तर पूर्व में ये पूरी तरीके से हिमालयी पर्वत से घिरा हुआ है। इसलिए यहाँ पर जो है समुद्री जलवायु का कोई प्रभाव नहीं रहता है। इस बात को आप लोग जानते रहिएगा, ठीक है। तो अब तक हमने दो कारक पढ़े हैं, इसको हम मिटा देंगे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद हम तीसरे कारक पे चर्चा करते हैं, ठीक है। तीसरा हम लोग लिखेंगे उत्तर पर्वतीय श्रृंखला, उत्तर पर्वतीय श्रेणियां, श्रृंखला या श्रेणी, ठीक है। तो उत्तर पर्वतीय श्रृंखला में क्या है, उत्तर की तरफ देख रहे हैं कि जो है हमारा हिमालय है, ठीक है। तो उत्तर की तरफ जो है हिमालय है। तो भारत की उत्तरी दिशा में विशाल हिमालय अवस्थित है।
तो भारत के उत्तर में पूरा हिमालय जो है, आप देखेंगे हिमालय पूरी तरीके से विस्तृत है। तो यहाँ पर हिमालय, यहाँ जलवायु जो है इसकी वजह से दो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। एक तो जो है पश्चिम से बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, ठीक है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से जो भी चक्रवात, जो भी पवनें जो है चलती है हिमालय से टकरा कर जो है हिमालय के उत्तरी भाग पे यानी कि भारत में खूब वर्षा करती है। एक काम तो ये हो गया। फिर दूसरा काम क्या होता है हिमालय का, कि जो साइबेरिया है, साइबेरिया की ठंडी पवनों को भारत में प्रवेश होने से रोकती है, ठीक है। साइबेरिया या तिब्बत या रूस से जो है शीत युक्त पवनें होती हैं, ठंडी पवनें हैं, उनको भारत में आने से रोकती हैं। अगर हिमालय ना होता तो वो सारी ठंडी पवनें हमारे देश में आ जाती, ठीक है। और हम लोग काफी ठंडक से प्रभावित रहते हैं और यहाँ की जलवायु कुछ और होती, ठीक है। यानी कि बारिश ये सब का मौसम में जलवायु में काफी परिवर्तन दिखाई पड़ता है। तो इस बात को आप लोग नोट कर लीजिए कि भारत के उत्तरी दिशा में विशाल हिमालय पर्वत अवस्थित है, जिसके कारण जो है अवस्थित है। इसके कारण, यहाँ नोट करिए, इसके कारण भारत में मानसूनी वर्षा होती है तथा साइबेरिया साइबेरिया से साइबेरिया से आने वाली शीतल हवाओं को, शीतल मतलब शीत युक्त, शीतल पवनों को भारत में प्रवेश होने से रोकती है, रोकती, ठीक है। तो हिमालय के दो महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। एक तो पहला कारण एक तो ये कारण हिमालय का प्रमुख कार्य हो गया कि जो है जैसे बंगाल की खाड़ी या अरब सागर से जो भी हवाएं चलती हैं हिमालय से जाके टकराएंगी, ठीक है। टकरा करके जब टकराएंगे तो वो जो है काफी वर्षा उत्तर भारत वाले क्षेत्र में वर्षा होगी, ठीक है, मानसूनी टाइप की वर्षा होगी। फिर इसके बाद दूसरा काम इसका क्या हो जाएगा कि साइबेरिया से जो भी ठंडी पवनें आ रही हैं उन पवनों को भारत में आने से जो है ये रोकेगी। तो दो महत्वपूर्ण कार्य है, इनको जानते रहिए, ये काफी पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है हम लोग अगला इसका कारण देखेंगे। हमारा चौथा कारण यहाँ पे नोट कर लेंगे, भू आकृति। भू आकृति, भू आकृति, भू आकृति में हम लोग जो है देखेंगे कि इस भू आकृतिक संरचना में, ठीक है, भू आकृतिक संरचना भी जो है जिम्मेदार है, ठीक है, जलवायु को प्रभावित करने के लिए। तो कैसे जिम्मेदार है, तो आप देखेंगे भू आकृतिक संरचना में, भू आकृतिक संरचना संरचना देखेंगे कि भारत के उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत, अरावली पर्वत तथा पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट घाट का पूर्वी किनारा, पूर्वी किनारे
कम वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्र है। ठीक है, तो जो भू आकृतिक संरचना है ये भी जो है जलवायु को प्रभावित करती है। तो इस बात को समझ लीजिए कि यहाँ पे हम किनारे बता दे रहे हैं कि जैसे मान लीजिए हमारा भारत है, तो आपने देखा कि यहाँ पे अरावली पर्वत, ये सब हमने पीछे वाले वीडियो में बताया है, ठीक है, कि अरावली पर्वत कहाँ है। और देखेंगे कि इधर की तरफ जो है अरावली के पश्चिम की तरफ यहाँ पर जो है रेगिस्तानी भाग है, यानी कि वर्षा बहुत कम होती है। ठीक है, तो ये तो संरचनात्मक तथ्य हो गया। फिर यहाँ पर देखेंगे कि आपका जो है यहाँ पर घाट जो बना हुआ है ये पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट के इधर जो है, पश्चिमी घाट के जो पश्चिम साइड में है वहां तो खूब वर्षा होती है, लेकिन इसी पश्चिमी घाट के इधर जो है ये बारिश से अछूता रह जाता है। ठीक है, यानी कि बहुत कम वर्षा होती है। तो ये हमारी जो भू आकृतिक संरचना है, वो आकृतिक संरचना भी कहीं न कहीं जलवायु को क्या कर रही है, प्रभावित कर रही है। ठीक है, तो एक महत्वपूर्ण रीजन जो हो गया है, आप जो है इसको समझ सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला होगा मानसूनी हवाएं। ठीक है, मानसूनी हवाएं, यहाँ नीचे हम लोग नोट कर रहे हैं मानसूनी हवाएं। मानसूनी हवाएं, ठीक, तो मानसूनी हवाओं में ये जलवायु को प्रभावित करती हैं। ठीक है, इनमें ये जलवायु को प्रभावित करती है। इसमें आर्द्रता की मात्रा, हवाओं की दिशा व गति, ठीक है, सम्मिलित होती है। सम्मिलित सम्मिलित हो। तो यहाँ इस बात को भी समझ लीजिएगा कि मानसूनी हवाएं जो होती हैं, मानसूनी हवाएं भी जो है जलवायु को प्रभावित करती हैं। ठीक है, कैसे प्रभावित करती हैं, तो उन हवाओं में आर्द्रता की कितनी मात्रा है इस बात पे भी निर्भर करेगा, और हवाओं की क्या गति है और उनकी क्या दिशा है, ये बातें इसमें शामिल की जा सकती हैं। ठीक है, तो इस वजह से भी जो है मानसून प्रभावित होता है, अतः ये भी एक मानसून को प्रभावित करने वाला कार्य है। अब इतना आप लोग जो है इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। ऊर्ध्ववायु संचरण, अगला क्रम हमारा लोड करके छठा क्रम ऊर्ध्ववायु संचरण। ऊर्ध्ववायु संचरण, इसका मतलब होता है जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम, ठीक, जेट स्ट्रीम। तो जेट स्ट्रीम क्या होता है, ये जो है पौने है। ठीक है, ये पौने जो है क्षोभ मंडल, आप देख रहे होंगे क्षोभ मंडल है, तो क्षोभ मंडल के 12 किलोमीटर ऊपर की तरफ जो है ये पौने काफी तेजी से, आप मान के चलिए कि 250 से 300 किलोमीटर प्रति घंटा की तेजी गति से जो है पश्चिम से पूर्व की दिशा में प्रवाहित होती है। तो ये जेट पौने भी जो है काफी प्रभावित करती हैं जलवायु को। ठीक है, इसी पॉइंट को हम लोग नोट करेंगे। ये पौने क्षोभ मंडल
के ऊपर 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर और कहाँ चलेंगे ये भी जानते हो। इसको जो है आप लोग कह सकते हैं कि मध्य अक्षांश, ठीक है। 12 किलोमीटर ऊंचाई पर मध्य अक्षांश के ऊपर, मध्य अक्षांश के ऊपर 250 से 300 किलोमीटर 300 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, प्रति घंटा की गति से पश्चिम से पूर्व की दिशा में चलती, ठीक है। तो इस बात को आप लोग समझ जाइए कि जेट पौने होती हैं। जेट पौने जो होती हैं वो क्षोभ मंडल के ऊपर आपने देखा होगा समताप मंडल होता है। तो वहां पर ये पौने जो है पश्चिम से पूर्व की दिशा में जो है 12 किलोमीटर, अगर हम इसको नीचे से देखेंगे तो 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो है ये चलती है। और इनकी गति जो है 250 से 300 किलोमीटर होती है, ठीक है। तो ये भी जो है एक तरीके से जो है जलवायु को प्रभावित करने के प्रमुख कारक माने जा सकते हैं, ठीक है। तो ये भी इसमें रखे गए हैं। इसके बाद जो है हमारा अगला है, अगला हम इसमें नोट करेंगे उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात एवं पश्चिमी विक्षोभ, ठीक है। तो ये भी जो है प्रभावित करते हैं। तो आप देखेंगे कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात का मतलब ये हुआ कि आप देखेंगे कि हमारे अरब सागर है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में जो है ये उष्ण कटिबंध वाले क्षेत्र में चक्रवात उत्पन्न होते रहते हैं, जिससे जो है ये जलवायु को प्रभावित करते रहते हैं, ठीक है। तो इसमें आप लोग इसको नोट कर लीजिए कि इन चक्रवातों का निर्माण अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी में होता है, ठीक है। इतना पॉइंट इसमें आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद जो है ये ये ज्यादातर जो है प्रायद्वीपीय भारत के, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बंगाल की खाड़ी इधर है पूरब साइड में, और इधर जो है पश्चिम में अरब सागर है। तो ये ज्यादातर इनका प्रभाव कहाँ होगा, प्रायद्वीपीय भारत में, ठीक है। तो इसको नोट कर सकते हैं कि ज्यादातर या ज्यादा प्रायद्वीपीय भारत को प्रभावित करते इस बात को, ठीक है। इतना आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम आगे देखते हैं कि और कौन से कारक हैं। 2-3 कारक और बचे हैं, फिर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। मिटा दीजिए। एक नवा कारक हम लोग लिखते हैं एल नीनो, एल नीनो,
ठीक है। तो एल नीनो क्या होता है कि एल नीनो जो है ये पेरू के तट पर, वो भी प्रशांत महासागर पर उठने वाली एक गर्म जलधारा है। ठीक है। तो एल नीनो क्या होता है कि ये पेरू के तट पर प्रशांत महासागर में उठने वाली एक गर्म जल धारा है। एलिनो क्या है? एलिनो जो है पेरू, पेरू जो है आप देखेंगे कि ये जो आपका दक्षिण अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका के जो है पश्चिमी तट पर एक पेरू देश है। ठीक है। तो पेरू, वहां के उसके तट पर प्रशांत महासागर में जो है एक लहर उठती है। ठीक है। जो गर्म जलधारा की होती है, जिसे हम जो है एल नीनो कहते हैं। जब एल नीनो जो है प्रभावी होता है तो उस समय भारतीय मानसून कमजोर पड़ता है, यानी कि बहुत कम, भारत में बहुत कम वर्षा होती है। ठीक है। तो इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। इसके प्रभावी होने पर, इसके प्रभावी होने पर भारत में मानसूनी या मानसून कमजोर कमजोर होता है। ठीक है। इसके बाद एक और है, इसका नाम हम लोग जो है 10वें नंबर पे लिखेंगे, ला नीनो। ला नीनो। देखिए, यल नीनो और ला नीनो को कायदे से समझ लीजिएगा कि यल नीनो क्या है, ये पूछा जाता है। यल नीनो तो पेरू के तट पर, ठीक है, पेरू के तट पे प्रशांत महासागर में जो गर्म जलधारा है उसे हमने एल नीनो कह दिया। अगर ये गर्म जलधारा जो है ये प्रभावी रहे, मतलब इसमें जो है ये एक्टिव रहे, सक्रिय रहे, तो इसका प्रभाव भारत में पड़ेगा। भारत में कैसा प्रभाव पड़ेगा? भारत में प्रभाव ये पड़ेगा कि यहाँ पर जो है मानसून कमजोर पड़ जाएगी, यानी कि भारत में बारिश कम होगी या बारिश होने की संभावना काफी कम जाएगी। और इसके विपरीत ला नीनो है, तो ला नीनो अगर जो है इसके विपरीत होता है। ठीक है। अगर ला नीनो प्रभावी रहता है तो उस समय भारत में बारिश होने की संभावना अधिक रहती है। ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, एल नीनो के या एल नीनो के विपरीत है, या एल नीनो के विपरीत, विपरीत है। ठीक है। विपरीत है। इससे इससे भारत में अधिक वर्षा होगी। तो इतने कारक रहे, ठीक है, जो जलवायु को प्रभावित कर रहे हैं। ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि महत्वपूर्ण कारक जो है, कम से कम जो है हमने आपको 10 कारक बताए हैं। तो इस 10 कारक को भली भांति जो है वीडियो को 1-2 बार करके देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कितने महत्वपूर्ण ये कारक हैं जो हमारे जलवायु को जो है प्रभावित कर रहे हैं। ठीक है। तो हम बस आज अपने क्लास को यहीं पे रोकेंगे। इसके बाद हम लोग मिलते हैं एक नए बेहतर क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।